इतना बड़ा घर है लेकिन नौकरों के सिवा और कोई भी नहीं है यहाँ। हद है वैसे। ये कौन कहाँ पर है? अब मुझे किचन नहीं मिल रहा। किचन कहाँ पर है? मुझे तो बहुत भूख लगी है यार। कुछ खा लो वरना वफात पा जाऊंगी। चारों तरफ नज़रें घुमाती वो खुद से बड़बड़ाती हुई किचन ढूंढने लगी, जिसमें वो मुश्किल 15 मिनट बाद कामयाब हुई। वो किसी मुलाजिम से उसने बात करने की कोशिश नहीं की थी, वरना उससे ही पूछ लेती। जैसे ही उसने किचन में कदम रखा, उससे दो मुलाजिमें खाना बनाती हुई दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा कि उनके जाने का इंतज़ार करे, मगर फिर भूख की शिद्दत की बदौलत उसने उनसे बात करने की ठान ली। क्या बना रही हैं आप? मैडम जी आप बता दें आप क्या खाएंगी, हम वो बना देते हैं। ना जी ना, इनके हाथों का बना खाना तो मैं कभी नहीं खाऊंगी। क्या पता कहीं अगर इन्होंने जानबूझकर कुछ बेहोशी की दवा खाने में मिला दी तो। तुम लोग जाओ इधर से, मैं खुद बना लूँगी जो खाना होगा। और तो कुछ बनाना आता नहीं मुझे, खैर यही खा लेती हूँ, भूख भी अब इतनी लगी है। अरीशा का हुक्म मिलते ही वो मुलाजमें खामोशी से वहाँ से चली गई। तो फिर अरीशा पुरसकून होती अपने लिए पराठे और चाय बनाकर बाहर डाइनिंग टेबल पर ले आई। अब अभी खाना लेकर वो कुर्सी खींचकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई कि तभी हाथ भी वहाँ पर बिल्कुल तैयार होकर आ गया। वाह डोल, ये नाश्ता तुमने बनाया है? थैंक यू यार, मेरे लिए इतनी मेहनत करने के लिए। अब जल्दी दो मुझे डोल, बहुत भूख लगी है। अर्षा को मोहब्बत भरी नज़रों के हंसार में लिए वो उससे बोला, और उसके मूड को देखकर इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो पा रहा था उससे कि कुछ देर पहले वो गुस्से में भी हुआ होगा। ओह हेलो मिस्टर, ये मेरे लिए है, तो जाकर अपनी मुलाजमे से कह दें आपको खाना बना देंगी वो। डोल तुम क्या ये दोनों पराठे खा जाओगी? ऐसे तो मोटी बन जाओगी यार। और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरी डोल फुटबॉल हो जाए, इसलिए ये पराठा मुझे दे दो। खा ले, पेट में ही दर्द होगी इंशाल्लाह। मेरे खाने पर भी अब उनकी नज़र है। आपकी 10 पराठे खाऊं, आपको इससे क्या? हाथ में सुमित से बोला। वहीं अरीशा उसे घूरती हुई अपना एक पराठा चाय के साथ खाने लगी। चीनी तो कम है इसमें। डोल यहाँ नजर आ। चाय का घूंट भरते हुए अरीशा खुद से बर्बादी उठकर किचन में जाकर चीनी डाले वापस चाय का कप लेकर आ रही थी कि तभी हाथ ने उसे पुकारा। क्या है? अब जो कहना है यहीं से बता दें यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो तो सही, बल्कि दिखाना है तुम्हें, कुछ जल्दी आओ। क्या मसला है आप बताएं। क्या है यार, थोड़ा सा करीब आकर देखो। क्या है? कहाँ है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा यार, यहाँ से नहीं दिखेगा, थोड़ा और करीब आओ, खा तो नहीं जाऊँगा तुम्हें। आयशा हाथ को देखती मुंह बनाकर थोड़ा सा मज़ीद उसके करीब हुई। किधर? कुछ भी नहीं है। हाथ के इशारे की तरफ देखती अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाई थी कि अचानक हाथ ने उसे पकड़ लिया। बहुत टेस्टी बनाया पराठा और चाय भी, दिल करता है तुम्हारे हाथों को भी खा जाओ। आपके गंदे दिमाग में हर वक्त एक ही बात चलती रहती है ना। अब तेज़ाब से धोना पड़ेगा मुझे, अपने गाल को गंदा कर दिया है यार। अब क्या तुम सुबह शाम तेज़ाब से ही अपने गाल को धोया करोगी? ओह हेलो, दोबारा मुझे टच भी मत करिएगा वरना वो छोड़ो, मेरे पास इस बात का एक हल है। तुम इस बात का बदला लेने के लिए मुझे कर दो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपके होंठों को ही सी दूंगी, फिर ना ही आपको बकबक सुनने को मिलेगी मुझे, और ना ही ये ठरकी हरकतें करने को मिलेंगी। मेरी जान, चलो इसी बहाने से तुम किस तो करोगी मुझे। हाथ एक हाथ अपने दिल पर रखे अरीशा पर निसार हो जाने वाले अंदाज में उसे बोला, जिसे उसके अंदाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। आप तो मेरी सोच से भी बढ़कर ठरकी इंसान हो, तौबा है। मुझे यहाँ बैठकर नाश्ता ही नहीं करना चाहिए। अपनी प्लेट के साथ वो इरिशा तेज़ी से वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली गई। अरमान के कॉल करने के ठीक 15 मिनट बाद डॉक्टर साहब उसके घर आ गए और अरमान के साथ ऋषि के पास जाकर उन्होंने फ़ौरन उसके होंठ को साफ करते ड्रेसिंग कर दी। जख्म काफ़ी गहरा था, मगर मैंने पट्टी कर दी है, कुछ देर में इंशाल्लाह होश आ जाएगा। तब ये मेडिसिन खिला दें आप इन्हें, ताकि पेन ख़त्म हो जाए। बस ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है इन्हें, और कोई डिस्टर्बेंस कोई स्ट्रेस ना लें ये, क्योंकि लगता है काफ़ी दिनों से किसी शदीद परेशानी में मुब्तला रही हैं। ओके डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया इस वक्त यहाँ आने का। डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते अरमान उन्हें घर के बाहर छोड़ने चला गया। अभी वो इसी गिल्ट में मुब्तला था कि प्रीशा ने हल्की हल्की अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दी, मगर जैसे ही उसकी नज़र अरमान पर पड़ी तो वो हैरानगी से उसे देखने लग गई, जैसे उसको वो पहचानती ही ना हो। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर को बुलाऊं?
आप कौन हैं और मैं कहाँ पर हूँ? परीक्षा ड्रामे बंद करो तुम। मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी तब बात नहीं मानी, लेकिन बचा तो लिया है ना तुम्हें। अब चलो उठो और ये मेडिसिन खा लो, पेन किलर है। कौन है आप और मुझे टच मत करें, दूर रहें मुझसे। परीक्षा, ये मैं हूँ अरमान जिसे तुमने झूठ बोलकर शादी की थी। यार अब कैसे भूल सकती हो तुम मुझे? आप कौन हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। और मैं कौन हूँ? मैं कहाँ पर हूँ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। परीक्षा, याद करो, तुम परीक्षा हो, अरीशा की बहन। हम तीनों यूनिवर्सिटी एक साथ पढ़ते थे। मेरी शादी अरीशा से होने वाली थी, लेकिन वो किसी और के साथ भाग गई और तुमने मुझसे शादी कर ली। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये अरीशा कौन है? कौन हूँ मैं? कौन हूँ? अरमान की बात पर गौर करती वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। तुम रो नहीं, मैं डॉक्टर को अभी कॉल करता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। परीक्षा को अपने साथ लगाया। अरमान ने डॉक्टर को कॉल कर दी और सारी बात बता दी। अब डॉक्टर ने परीक्षा को हॉस्पिटल ले आने का मशवरा दिया। अरमान रात के इस पहर परीक्षा को लिए हॉस्पिटल आ गया। परीक्षा के सभी टेस्ट किए गए, लेकिन वाकई में उसकी याददाश्त जा चुकी थी। देखिए, परीक्षा की याददाश्त जा चुकी है। कुछ याद करने की आदत अगर ज़्यादा उन्होंने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उनकी हालत मज़ीद बिगड़ सकती है। हमें तहम्मुल से काम लेना होगा। सबसे पहले उन्होंने आपको ही देखा था होश में आते ही, इसलिए आपको ही उनका खास ख्याल रखना होगा। तो शायद इस तरह जल्दी ही उन्हें सब याद आ जाए। ओके डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की बात से मुत्तफिक होते हुए अरमान परीक्षा को अपने साथ एक गाड़ी में बिठाते वापस घर आ गया। क्या हुआ डॉल? ऐसे क्यों मुझे बुलाया तुमने? सब खैरियत तो है? आप इंसान हैं या कोई जानवर? बोले, टीवी कहाँ पर है? अपने कमरे पर दोनों अपने कमर पर दोनों हाथ रखे वो हाथ के पूछे गए सवाल पर गुस्से से फट पड़ी, जैसे न जाने क्या हो गया हो। डॉल, तुम्हें क्या इतनी बड़ी एलईडी दिखाई नहीं दे रही? या अल्लाह यार, पहले बता दी तुम मुझे कि तुम्हारी नज़र कमज़ोर है। शीशा बनवा चश्मा बनवा दूँ क्या तुम्हें मेरी जान? जस्ट शट अप, मुँह बंद रखें अपना। इस एलईडी का क्या करूँ मैं अकेली? उठाकर सर पर मारूँ उसे? जब केबल डिश कुछ है ही नहीं तो क्या फ़ायदा इस इतनी बड़ी एलईडी का? तो क्या हो गया डॉल? जो कुछ इस एलईडी में मौजूद है तुम वो देख लो। मेरी चॉइस की फ़िल्में, मुझे कोई शौक़ नहीं है इसमें मौजूद बकवास फ़िल्में देखने का। आपकी फ़िल्म्स भी आपकी तरह ही नंबर, क्योंकि ये फ़िल्म्स भी आपकी तरह 2 नंबर ही होंगी, क्योंकि ये आखिर आपकी जो चॉइस है। यार क्या सोच बनाई हुई है तुमने मेरे बारे में? बहुत शरीफ इंसान तो हूँ मैं, यकीन मानो। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है। मुझे अभी के अभी केबल या डिश चाहिए, दैट्स इट। डॉली, हमारा घर नहीं है, ये तो फार्म हाउस है। यार फिक्र नहीं करो, जल्द से जल्द मैं तुम्हें हमारे घर लेकर चलूँगा। वहाँ पर एक सहूलत मौजूद है जिससे तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो तब तक क्या करूँ मैं? टीवी के बगैर मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। यार मुझे देखकर खा लो। आपको देखकर तो मेरे गले से नवाला भी ना उतरे, तो फिर ना देख लो डॉल। बहुत अच्छी अच्छी और भी रोमांटिक फिल्म्स हैं ना यार तुम में, और ये फिल्म्स, ओह कितना मज़ा आएगा। हाँ दूधी बोलकर अपनी बात को एंजॉय करने लगा। उसे ये सोच सोच कर खुशी हो रही थी कि वो अरीशा के साथ इन फिल्म्स को देखेगा जो बकौल उसके बहुत अच्छी फिल्म्स थी। मुझे नहीं देखनी और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं देखनी। क्या आप देर नहीं हो रही आपको? चाहे आप मेरे मोबाइल से कुछ और। ओह नो, मेरा मोबाइल तो घर में ही था। मुझे अभी अपने घर जाना है। हाँ तो वहाँ भी चले जाएंगे डॉल? नहीं, मुझे आज और अभी जाना है। मेरे पापा पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि कहाँ चली गई हूँ मैं। वेट करो डॉल, पहले मुझे कंफर्म करने दो कि तुम वाकई में हमारे इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट कर चुकी हो। फिर सोचूंगा मैं तुम्हें मिस्टर हमीद अरफानी के घर ले जाने के बारे में। क्यों, आप तो बंद चुकी हूँ ना आपके इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में। अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती, तो फिर इतना वेट क्यों? अरिशा जान, ज़िद क्यों कर रही हो? बाद में ले जाऊंगा ना तुम्हें, अभी मुझे जाने दो। सिर्फ मेरे लिए इतने सालों बाद मेरी बहन पाकिस्तान वापस आई है, लेकिन उसके साथ मैंने वक्त ही नहीं गुजारा। पता नहीं कितना नाराज़ होगी वो मुझसे। ओके बाय डॉल, मुझे ज़्यादा मिस मत करना, आ जाऊँगा जल्दी। समझता क्या है ये खुद को? कैसे मुझे इसने छुआ? मैं तो आज ही जाऊँगी अपने घर से, जहन्नुम से निकल कर। देखती हूँ फिर मैं कौन रोक पाता है मुझे। परीक्षा को वापस घर लाते हुए उन्हें सुबह होने वाली हो गई। काफ़ी देर तक वो हॉस्पिटल में मौजूद रहे। अब तकरीबन फजर हो चुकी थी और रोशनी भी हर सो तेज़ी से फैले जा रही थी। अरमान मुकम्मल खामोश और गहरी सोचों में मुब्तला गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वहीं परीक्षा चूर नज़रों से उसे देखे कुछ देर बाद देख रही थी उसे।
मैं कौन हूँ और आप मेरे से क्या लगते हैं? मज़ीद कुछ देर तक यही अमल दोहराने के बाद परिशे रोना शुरू कर दिया। उसने और साथ ही बोली, तुम्हारा नाम परिशे है और तुम मेरी बीवी हो। हमारी शादी को अभी 2 दिन हुए हैं। सर पर चोट लगने की वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है, इसलिए तुम फिक्र नहीं करो, जल्द ही तुम्हें सब याद आ जाएगा। क्यों मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? सोचा था इसे टॉर्चर करके इसके मामू जान को तकलीफ़ दूंगा, लेकिन यहाँ तो ये सब कुछ भूल चुकी है। अब तो मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। ऐसा करता हूँ, इसे इसके बाप के पास छोड़ आता हूँ, वहीं पर ही रहे। मुझे क्या इससे लेना देना, क्योंकि बदला तो वैसे भी अब ले मैं ले नहीं पाऊँगा, तो इस बला को दूर कर दूँ खुद से। काफ़ी देर तक सोचने के बाद अरमान ने एक पुख्ता फैसला किया और गाड़ी का रुख हमीद साहब के घर की तरफ कर लिया। अगले 10 मिनट में अरमान ने गाड़ी हमीद साहब के घर में रोकी और फिर परीक्षा को लिए घर में दाखिल हुआ। वहीं परीक्षा को देखकर लाउंज में बैठे हमीद साहब फ़ौरन उठकर उसकी तरफ बढ़े और परीक्षा को अपने सीने से लगा लिया। बेटा तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना? क्या हुआ बेटा, तुम मुझसे ऐसे क्यों मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ? हमीद साहब को देखे उसने फिर रोना शुरू कर दिया। कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती। बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? ऐसे क्यों कह रही हो? अरमान कौन है ये तुम्हारा बाप, सॉरी मामू जान, जो खुद को तुम्हारा बाप बोलता है। अब तुम यहीं रहोगी इसके पास। अरमान क्या हुआ है अब परीक्षा को? ये सर पर पट्टी क्यों बांध दिया इसने? चोट लगने की वजह से याददाश्त चली गई है इसकी, जिससे सिर्फ मेरा ही लॉस हुआ है, तो इसलिए यहीं पर रखो इसे, मैं जा रहा हूँ। कहा ना मैंने तुमसे, यहीं पर रहोगी तुम। तुम्हारा अब से यही घर है जहाँ तुम्हारा बाप रहता है। परीक्षा को खुद से दूर करते अरमान वहाँ से जाने लगा तो उसके पीछे परीक्षा भी घर से निकलने लगी। तब अरमान ने पलट कर उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, पता नहीं कौन है ये, मुझे सारी दुनिया बहुत अजीब लग रही है। अरमान कुछ याद नहीं आ रहा सिवाय आपके। आप मुझे अपने से महसूस हो रहे हैं, मेरे दिल के बहुत करीब। प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाए, वरना सोच सोच कर मेरा दिमाग फट जाएगा। ये किस गुनाह की मुझे सज़ा मिल रही है? मेरे मौला, मेरी बेटी के साथ ये कैसे हो गया? बेटा तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाऊँगा, तुम्हें सब याद आ जाएगा। मेरे बेटे आप कौन हैं? मुझे टच मत करें बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। हमीद साहब के बाप सुनकर परीक्षा ने तेज़ी से अरमान का हाथ पकड़ लिया, जैसे हमीद साहब उसके सबसे बड़े दुश्मन हो। छोड़ो मेरा हाथ और रहो यहीं पर। परीक्षा क्या हुआ तुम्हें? अरमान ज़बरदस्ती अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से चला गया। वहीं परीक्षा सदमे से बेहोश हो गई। हामिद साहब ने परीक्षा को उठाया और हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पहले उसे अरमान लेकर गया था। यह हर बात को भूल चुकी हैं, इसलिए नए नए चेहरे देखकर इनके दिमाग पर काफ़ी बुरा असर हो रहा है। ऐसे कोमा में भी जा सकती हैं ये। आप क्यों इनके साथ ऐसा कर रही हैं? इनके शोहर कहाँ पर हैं? ये सिर्फ उन्हीं पहचान रही हैं। मैंने इनसे कहा भी था कि परीक्षा को अकेला मत छोड़ें, आप अरमान को बुला लें, जब होश आएगा उन्हें तो परीक्षा अरमान को ही अपने पास दिखे, ये उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब क्या करूँ मैं? अगर परीक्षा को होश आ गया और अरमान पास ना हुआ तो वो डर जाएगी। ऐसा करता हूँ, उसके घर चला जाता हूँ। बेटा प्लीज़ मेरे साथ चलो। परीक्षा बहुत परेशान हो रही है, वो सिर्फ तुम्हें पहचान पा रही है, इसलिए तुम उसके करीब रहो प्लीज़। क्या आपको समझ नहीं आ रही? आप मेरा और उसका कोई ताल्लुक नहीं है, जाइए यहाँ से। बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ परीक्षा के साथ ऐसे मत करो प्लीज़। ठीक है चला जाऊँगा मैं, लेकिन एक शर्त पर। पहले अंदर चलकर मेरे साथ कुछ दिखाना है तुझे। बेटा तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अंकल जी बताता हूँ ना, पहले आप चलें तो सही। कुछ देर बाद अरमान के साथ जब हमीद साहब कमरे में दाखिल हुए तो अचानक उनके नज़र कमरे में मौजूद एक शख्स पर पड़ी, जो कि बेड पर लेटा हुआ था और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उसे देखते ही हमीद साहब चौंकने के साथ खौफजदा हो गए। साजिद यहाँ तुम क्या लगते हो इसके? बेटा हूँ इनका मैं, सिर्फ तेरी वजह से ज़िंदा लाश बन के रह गई हैं मेरे बाबा, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सुना तुमने? तुम हो जिम्मेदार मेरे बाबा की ऐसी हालत की। एक इंतहाई जालिम और घटिया इंसान हो तुम। अरमान के लगातार बोलते पर हामिद साहब को कसूरवार कहने पर उनके दिल में तकलीफ़ होने लगी और उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिससे वो नीचे ज़मीन पर गिर गए। तो ऐसे नहीं मर सकता, ज़िंदा रहना होगा तुझे, अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होते देखना होगा। तेज़ी से हमीद साहब को सहारा दिए उठाने के बाद अरमान उन्हें हॉस्पिटल ले गया। उसे किसी भी तरह बस हमीद साहब की जान बचानी थी, ताकि वो अपना बदला ले सके। हाथ अपने घर गया तो मनाल घर में मौजूद नहीं थी। मुलाजमों से उसने पूछा तो उन्होंने बताया एक गाड़ी आई थी, उसमें बैठकर चली गई हैं वो। गाड़ी? कौन सी गाड़ी? कौन है वो जिसके साथ मिनाल गई है? मुलाजिम के बाद सुनकर हाथ हैरानगी से सवाल करने लगा। साहब जी पता नहीं कौन है वो, रोज़ इधर आता है और रोज़ ही मनाल बेबी उसके साथ चली जाती हैं। वाह, मेरी बहन रोज़ किसी के साथ घर से चली जाती है, और तुम लोग कहाँ मरे हुए होते हो जो देख भी नहीं सकते कि है कौन वो? मालूम है ना कि कितने दुश्मन है हमारी, और मिनाल तो इतने सालों बाद पाकिस्तान वापस आई है, पता नहीं कौन होगा वो। भाई की कॉल, भाई अब मैं भी आपको इग्नोर करूँगी जैसे इतने दिनों से आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। कहाँ गई हो तुम मिनाल, और कॉल क्यों नहीं उठा रही थी मेरी?
अभी के अभी मोबाइल ट्रेस करो और मुझे लोकेशन बताओ, कहाँ पर है मिनाल? अभी के अभी जाओ जल्दी। गुस्से और टेंशन में मिर्जो था ने अपने एक मुलाजिम को हुक्म दिया जो ढूंढने के अंदाज में घर से निकल गया। जी सर, मनाल बीबी एक रेस्टोरेंट में मौजूद है। एड्रेस मालूम होती ही आदमी कॉल काट कर मोबाइल अपनी जेब में डाला, फ़ौरन उसे गाड़ी भगा कर उससे जाने लगा। वहाँ पर मिनाल किसी लड़के के साथ एक कोने में बैठी नजर आई। मिनाल को देखते ही लम्हे भर में वो उसके पास गया और मिनाल को गुस्से से पुकारा, तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है और किसके साथ तुम रोज़ जाती हो? बोलो कौन है ये? इस वक्त मिनाल के साथ कियान के अलावा और कोई लड़का बैठा था जिसे होनहार नज़रों से घूरते हाथ मिनाल से सवाल कर रहा था। भाई ये मेरा दोस्त है मुनीब, ये कल पाकिस्तान आया था तो पता चलने पर मिलने आई मैं इससे। मिल लिया आप? चलो, तुम्हें मालूम भी है फ़िक्र से कितना खून जल गया मेरा भाई, और मैं इतने दिनों से आपका इंतज़ार कर रही थी। उसका क्या? कुछ अता पता नहीं था आपका। कहाँ पर इतने बिजी थे आप? बताया कुछ आपने मुझे? और मैं अब भी नहीं जाऊँ। अब बच्ची नहीं हूँ मैं भाई, बाले हूँ, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। और प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें, मैं आ जाऊँगी खुद घर, आप जाएँ इधर से। मिनाल यार ये तो है, तुम्हें किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो तुम? भाई तो और क्या कहूँ मैं? बच्चों की तरह मुझे ट्रीट करना छोड़ दें आप प्लीज़। आप जाएँ, पहले ही बेइज्जती कर चुके हैं मेरे फ्रेंड्स के सामने। घर में बैठा हाथ पहले 2 घंटों से मिनाल का इंतज़ार कर रहा था, मगर वो अभी तक वापस कर नहीं आई थी। मज़ीद आधे घंटे के तवील इंतज़ार करने के बाद बलाहर वापस घर आ ही गई मिनाल, मगर लाउंज में बैठे हाथ की तरफ देखकर मिनाल ने पथरीले तासरात के सबसे से नज़रअंदाज करते हुए अपने रूम में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। वहीं उसका खुद को नज़रअंदाज करना हाथ को हैरान ही तो कर गया था। आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में मिनाल उसके साथ ऐसा सलूक कर रही थी जैसे न जाने क्या कर दिया हो उसने। ये तो सोचा था उसने कि मिनाल उससे नाराज़ होगी, मगर अब उसे देखकर हाथ इस बात का अंदाज़ा लगा चुका था कि मिनाल सिर्फ नाराज़ ही नहीं थी, उससे कोई और वजह तो ज़रूर थी। इस मिनाल को क्या हो गया है? मेरे साथ कभी ऊँची ऊँची आवाज़ में बात तक नहीं की और अब कैसे ये बदतमीज़ी कर रही थी? और यूँ मुझे इग्नोर करना तो गड़बड़ ज़रूर है जो मुझे मालूम करनी होगी। क्या है मसला? कौन है अब? मिनाल है में हाथ बाहर आ जाओ, खाना खा लें। मुझे नहीं खाना कुछ भी, बेइज्जती से पेट भर गया है मेरा। कौन सी बेइज्जती मिनाल? चुपचाप बाहर आओ वरना मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। हाँ तो ना खाएं भाई, मैं तो रेस्टोरेंट से खा कर आई हूँ, आप जाकर खा लें अगर इतनी भूख लगी है तो। ठीक है रहो यहीं पर, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। मिनाल से कहता गुस्से से हाथ वहाँ से चला गया जब अचानक घर से बाहर निकलते वक्त उसका टकराव एक मुलाजिम से हो गया जिस पर हाथ उसे मारने लग गया। अंधा है, दिखाई नहीं देता तुझे? हाँ साहब आज बहुत गुस्से में है, आप तो किसी की भी खैर नहीं, आज हाथ सब किसी को नहीं छोड़ने वाले। अगली कुछ देर में हाथ ने गाड़ी अपने फार्म हाउस में रोकी और गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की सिम बढ़ने लगा। मेरी सगी बहन ने मेरे साथ ऐसा रवैया तैयार किया, बचपन से लेकर अब तक उसकी हर बात को मैंने पूरा किया, और फिर वो सही हो या ना हो मगर वो उसकी ख्वाहिश थी जो मुझे बस पूरी करनी होती। अपने ख्वाबों को मिटाकर उसके ख्वाबों को पूरा किया, और आज मेरे साथ उसने ऐसा रवैया तैयार किया जो कोई किसी गैर के साथ भी नहीं करता। हाँ दिल ही दिल में खुद से महाती मनाल के बारे में सोच रहा था जब उसकी नज़र अपने सामने गार्ड्स के साथ लड़ रही अरिशे पर पड़ी। मुझे जाने दो यहाँ से, गुलाम नहीं हूँ मैं, समझे कर जाना है मुझे, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही? सुने नहीं तुम लोगों ने क्या कह रही हूँ मैं? और रही बात तुम्हारे हाथ साहब की, तो डरती नहीं हूँ मैं, उनसे जो करना होगा कर लें वो, लेकिन फ़िलहाल मुझे जाने दो प्लीज़। छोड़ो मेरी बाजू, मुझे जाना है, तुम मुझे यूँ कैद नहीं कर रख सकते। सुना तुमने? अपने गुस्से में रिशा हाथ की मौजूदगी तक को ना जान पाई और यूँ गार्ड से बहस किए जा रही थी जब हाथ ने गुस्से से उसके बाजू को पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे की तरफ ले जाने लगा। अरिशे की चीखों पुकार को नज़रअंदाज करते हाथ ने कमरे में ले जाकर जोर से उसे बेड पर धक्का दे दिया। जस्ट शट अप, तुम समझती क्या हो मुझे? बोलो आहिर। जिसका भी दिल करता है मेरे साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है, लेकिन अब बस मेरी शराफत को तुम ज़्यादा ईजी मत लो, समझी तुम? मैंने अपनी बहन की बदतमीज़ी को तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर तुमने मेरी नाफरमानी करने की कोशिश की तो तुम्हें इस चीज़ की भी सज़ा ज़रूर दूंगा मैं, जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है। आज वही रूप देखोगी तुम मेरा। मुझे इस लड़के के बारे में हर चीज़ पता लगा कर बताओ, कौन है वो जो मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ है? ओके सर, कुछ देर तक पता लगा कर बता देंगे आपको। अरिशा कमरे में खौफज़दा होकर बैठी थी, हाथ की वो सुर्ख आंखें उसका दिल बंद कर देने के लिए काफ़ी थीं। अब अपनी औकात दिखाना शुरू हो गया है, लेकिन मैं भी अरिशा हूँ, किसी की बातें क्यों बर्दाश्त करूँ मैं? और मैं किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ। हाँ बहुत बहादुर हूँ मैं। क्या कर लेगा वो? ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ धमकियाँ दे सकता है, अपनी बहन को तो रोक नहीं सकता। उसका गुस्सा अब मुझ पर उतार रहा है, उसके जैसी ही होगी उसकी बहन भी। मनहूस इतना गुस्सा किया मुझ पर, अब दोबारा मुझसे ऊंची बात की ना देखना फिर। अच्छा सबक सिखाऊंगी मैं इसे। काफ़ी देर तक खुद को कंपोज करने के बाद अरीशा खुद को बहादुर बनाने की कोशिश करने लगी। इस वक्त रात के 8 बज चुके थे, मगरिब तो कब की हो चुकी थी और अंधेरा भी बहुत फैल चुका था। खाद का तस्वर करती अरीशा,
इतना कहकर कमरे से बाहर निकलने लगी कि हाथ झट से दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गया। कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं वो क्या वो मैं वो बोलो कहाँ जा रही हो तुम? पानी पीने जा रही हूँ मैं। और क्या? हाँ, मेरे साथ आप ऐसे रवैया तैयार क्यों कर रही हैं? गुलाम नहीं हूँ मैं आपकी। मेरे साथ मेरे बाबा ने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, तो आप कौन होते हैं मुझसे ऐसी बात करने वाले? मैं कौन होता हूँ? अच्छा, ये मत भूलो, शोहर हूँ मैं तुम्हारा, और मैं भी पागल हूँ जो तुमसे वादा कर लिया था बिना तुम्हारी परमिशन के मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। तो ठीक है, आज से और अभी से वो वादा ख़त्म करता हूँ। तो ये बात अब अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो, मुझे तुम भी नहीं रोक पाओगे तुम्हारे करीब आने के लिए। हाथ की बातों पर सहम कर रेशम सजल पीछे कदम उठा रही थी। अचानक पीछे मौजूद बेड से टकराकर वो उस पर गिर गई। आपको हो क्या गया है? आप इस तरह क्यों मेरे साथ बात कर रही हैं? मैंने क्या किया है? आखिर कसूर क्या है मेरा? सही कहा तुमने, कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी बहन जिसे मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किया, जिससे वो बदले में मुझसे मोहब्बत न कर सकी बल्कि सर पर चढ़ गई वो मेरे, तो फिर अभी से ही मैं तुम्हें क्यों वैसा बनने दूँ? कहने के साथ ही हाथ बेड पर गिरे ऋषा के करीब अपना एक घुटना बेड पर रखकर हल्का सा झुकते हुए उसके बालों को अपने हाथ से उठाकर चेहरे के करीब करने लगा। कितना सुकून पहुंचाती है मुझे ये तुम्हारी खुशबू। सरगोशी नुमा अंदाज अपनाए वो अरीशा से बोला, जबकि अरीशा ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। हाथ के डर से वो कुछ कर भी ना पाई। अब भला इतनी हिम्मत लाती कहाँ से वो, तो जैसे कि वो अब वादा ख़त्म कर चुका था। इतना कहकर अरीशा के चेहरे पर मजीद झुका और उसके गाल के साथ अपने लबों को छूते हुए अरीशा के होंठों की तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसके मोबाइल ने बजना शुरू कर दिया। अभी आनी थी ये कॉल भी, रुको अभी आता हूँ मैं, लेकिन तुम यहीं पर रहना। अरीशा कुछ सोच, ये पागल हुआ पड़ा है, ये मुझे नहीं छोड़ने वाला आज। क्या करूँ मैं अब? तेज़ी से, इज़्ज़त अब मेरे खतरे में है। सोच कहाँ जाऊँ मैं? लेकिन वो तो नींद से जगा देता है, अगर सो भी गई तो उफ, फिर क्या करूँ मैं? कमरे में मौजूद अपने दिमाग पर जोर देती अब अरीशा यही सब सोच रही थी कि दूसरी जानिब हाथ को कॉल पर मिनाल के बारे में बताया गया। सर, आपकी बहन फिर से किसी के साथ इस वक्त घर से ही चली गई है, अब तो कुछ सामान भी लेकर गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम, और तुमने जाने क्यों दिया? सारा, हम कैसे उन्हें रोक सकते हैं? जस्ट शट अप। अगले ही पल हाथ ने शदीद गुस्से से कॉल काटी और अपना मोबाइल जेब में डाले गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ा। लोकेशन मालूम करने के बाद जब हाथ उस जगह पहुंचा तो एक बहुत बड़ा घर था। हाथ को अंदर देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने भी उसे जाने से रोक दिया। गुस्से से हाथ घर के अंदर दाखिल हुआ। सब लोग एक दूसरे के गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे। वहीं पर मनाल भी मौजूद थी, जो कि इस वक्त शादी के जोड़े में मलबूस हाथ को दिखाई दी। उसे देखते ही देखते गुस्से से हाथ ने मिनाल को आवाज़ दी, भाई आप यहाँ क्यों आ गए? मीनाल ने आवाज़ के सिम देखा तो हाथ को देखकर वो उसके करीब आती आहिस्ता से बोली, जबकि मीनाल को जाते देखकर कियान ने पलट कर हाथ को देखा और खुद भी मुस्कुराता वो उनके पास आ गया। हाँ जी, आप आ गई, अच्छा है। अब अपनी बहन और मुझे ढेर सारी दुआएं दे दीजिए ताकि हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हो जाए। यूँ कियान का हाथ को पुकारना मीनाल को बहुत हैरान कर गया कि आखिर कियान को हाथ के बारे में कब से मालूम था कि हाथ अली उसका भाई है। कियान की बात सुनकर तलाश में आते हुए हाथ ने अपनी जैकेट से बंदूक निकालकर कियान की पेशानी पर रख दी। वहीं हाथ अली को इधर देखकर मौलवी साहब समेत एक एक करके सभी लोगों ने घर से निकलना शुरू कर दिया। हाँ, देता हूँ ना तुम दोनों को गिफ्ट, तुझे ये गोली की सूरत में और मेरी बहन को उसके महरूम शोहर की सूरत में। भाई, आप ऐसा कुछ हरगिज़ नहीं करेंगे, समझे आप? इसलिए हमने छुपकर शादी की है कि आप समेत किसी को भी बिना बताए, क्योंकि आप तो कभी मानते ही नहीं इस रिश्ते के लिए। और अगर मैं कियान को आपके बारे में बता देती तो वो भी खौफ से मुझसे दूर हो जाते। मिनाल, तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया मुझे। ये है कौन? कुछ जानती भी हो इसके बारे में? एक घटिया सियासतदान का बेटा है ये, पता नहीं क्या मतलब होगा इसे तुझसे, और बिना सोचे समझे तो तूने इससे शादी कर ली। मिनाल की बात के बदले में हाथ ने अपनी नज़रों का रुख उसकी जानिब किया और फिर उसे समझाने की कोशिश करने लगा। ओह हेलो, सीरियसली ये बात आप कर रहे हैं भाई? क्यों? आपने भी तो ऐसे ही किया है ना, ज़बरदस्ती एक लड़की को किडनैप करके आपने भी तो उससे शादी कर ली है ना भाई? मिनाल के मुंह से अदा होने वाले अल्फाज पर हाथ बिल्कुल शॉक्ड हो गया। तुझे कैसे मालूम? कियान ने सब कुछ बता दिया है, मुझे नफरत आ रही है मुझे तब से आपसे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, और क्यों? आप प्लीज़ अब जाएं यहाँ से और दोबारा मुझसे कभी मिलिएगा मत। मिनाल, वो अलग बात है, लेकिन तुमने बहुत गलत फैसला किया है। ये इंतहाई घटिया इंसान है यार, कोई ना कोई अपने मतलब के लिए तुझसे शादी की है इसने। मिनाल की बात सुनते ही हाथ फिर से उसे समझाने की कोशिश करने लगा, मगर वो तो जैसे ज्ञान के पीछे पागल हो गई थी। भाई खामोश हो जाएं, आपसे तो बेहतर ही है ये ज्ञान, और आप बहुत शरीफ ज़ादे हैं क्या? आपसे तो हर लिहाज में ज्ञान लाख गुना बेहतर है, और आप वैसे भी ये मेरी ज़िंदगी है, आपको इसमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ जाएँ यहाँ से। क्या किया है तूने मेरी बहन के साथ जो वो अपने भाई और उसकी मोहब्बत को भूल चुकी है? तुझे तो नहीं छोड़ूंगा मैं।
अपने बंदूक का ट्रैगर दबाने ही लगा था कि तभी मिनाल ने हाथ को खींचकर अपने सामने करते उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। दफ़ा हो जाए यहाँ से, अगर कयान को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचा भी आपने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सही कहती हूँ मैं, आपके बारे में बुनते हैं आप। अरे आपके तो सीने में दिल भी मौजूद नहीं है तो फीलिंग्स कहाँ से होंगी। बहुत बदनसीब है वो लड़की जिससे आपने शादी की है। पहले मैं भी तो थी बदनसीब, लेकिन अब कयान मुझे मिल गई है, इसलिए मुझे भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने दें आप और जान छोड़ दें मेरी। मिनाल मुसलसल चीखते हुए हाथ को बातें सुनाई जा रही थी। वहीं उसके पीछे खड़ा कियान शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हाथ को देख रहा था। अगले ही पल हाथ बिना कुछ बोले वहां से निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट कर दिया। पहले तो काफ़ी देर वो फजूल गाड़ी सड़कों में भगाता रहा और फिर उसका दिमाग पुरसकून ना हुआ तो वह तकरीबन आधी रात को वापस कर लौटा। अरीशा इस टेंशन में कि कैसे खुद को बचाऊं, लॉन्च में मौजूद इधर उधर चक्कर काट रही थी। जबकि मुलाजिम सभी उस वक्त अपने अपने घरों में मौजूद थे सिवाय गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स के। अचानक घर में दाखिल हो रहे हाथ को आता देखकर वो जल्दी से वहीं लॉन्च में मौजूद सोफे पर सोने का ड्रामा करने लगी। लेकिन जब उसने टूट फूट का शिकार हुए हाथ की तरफ देखा तो उसके फिसरदा चेहरे को देखते ही ना चाहते हुए भी वो रुक कर हाथ को खड़ी देखे गई। इसे क्या हुआ है, अब कहीं इसकी बहन मर तो नहीं गई, पूछना ही पड़ेगा। सुने आप। कुछ कदम हाथ की तरफ उठा दिया ऋषा ने उसे पुकारा। आज सब कुछ ख़त्म हो गया है डॉल, सब कुछ भी नहीं बचा। बार बार यही अल्फाज बोले जा रहा था जिनके ऋषा को तो कोई समझ नहीं आ रही थी। क्या बात है, ठीक से बताएं क्या ख़त्म हो गया है। अच्छा चलें आप आए यहाँ बैठे सोफे पर। तुम भी मुझसे नफरत करती हो ना, जैसे मेरी बहन मुझसे करती है। क्या चाहता था यार मैं, यही ना कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। लेकिन खुद वो जहन्नुम में रहने के लिए पागल हुए जा रही है। इस शख्स के लिए मुझे अपने भाई को आज थप्पड़ मार दिया उसने। तुम डॉल, तुम बोलो, तुम भी मुझसे नफरत करती हो ना। क्या मैं इतना ही बुरा हूँ यार, जो सारी दुनिया मुझसे नफरत करती है। बोलो ना डॉल, जवाब दो। उस शख्स के लिए मुझे अपने भाई को आज थप्पड़ मार दिया उसने। तुम डॉल, तुम बोलो, तुम भी मुझे नफरत करती हो ना। क्या मैं इतना ही बुरा हूँ जो सारी दुनिया मुझसे नफरत करती है। बोलो डॉल, जवाब दो। हाथ के सवाल पर वो खामोश खड़ी उसे देख रही थी। तुम भी वैसे ही हो, कोई नहीं है जो मुझसे मोहब्बत कर सके। तुम क्या खड़ी हो, अब जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अरीशा को अपने करीब खड़ा देखकर हाथ ने उसे गुस्से से दिखा, जिससे वह नीचे गिर गई। धक्का दिया उसने और उसके हाथ में ज़मीन पर बिखरा हुआ कांच लगा। अरीशा के सिसकने पर हाथ ने उसकी जानिब देखा तो उसके हाथ से खून निकलता देखा। फिर से उना ऊंचा ऊंचा रोने लग गया। सॉरी यार, मेरी वजह से कितना खून निकल रहा है तुम्हारे। माफ़ कर दो डॉल, मैं बहुत बुरा से ही करते हैं सभी मेरे साथ, इसी काबिल हूँ मैं। तुम उठो ना, मैं पट्टी कर दूँ तुम्हारी। अरीशा को सहारा देते सोफे पर बैठाकर वह जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ला के अरीशा की पट्टी करने लगा। सॉरी डॉल, मिनाल का गुस्सा तुम पर निकाल रहा हूँ मैं यार। जब भी मुझे गुस्सा आता है तो बिल्कुल पागल हो जाता हूँ, इसलिए आज अपनी जान को तकलीफ़ दे दी मैंने। कैसे कर सकता हूँ मैं ये, उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। हाथ पागल हो गए हैं आप, ये क्या किया आपने। ऋषा से कहने के साथ हाथ उठा और उसका कांच का टुकड़ा उठा लिया जिस पर ऋषा का खून लगा हुआ था और फिर अगले ही पल हाथ ने उस कांच को अपनी हथेली में घोंप दिया। मुझे तो गलती से चोट लगी थी और आपने जानबूझकर, हद होती है अब तो। अब इधर आए, पट्टी कर दूँ आपकी। हाथ को अपने साथ लिए ऋषा और उसके कांच को अपनी आंख बंद करते हुए निकाला और उसकी पट्टी करने लगी। जख्म हाथ को हुआ था मगर तकलीफ उसे हो रही थी। खामोशी से अपना काम करते उसे देख रहा था, मगर जब वो अच्छे से पट्टी बांध कर वहाँ से जाने लगी तो हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने गाल पर रख लिया। डॉल प्लीज़ कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ, तुम्हारा मेरे करीब होना मुझे सुकून देता है यार। इस वक्त सुकून की बहुत ज़रूरत है मुझे। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। आप रूम में चले जाएँ, मैं वहाँ पास बैठी रहूँगी और तब तक सो जाएंगी आप, ठीक है ना। ओके। तब वो खुद पुरसकून से होती हुई हाथ का हाथ थामे उसे उठाकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे में जाकर ईशा हाथ के बेड पर लेटे उसे के पास बैठ गई और खुद करवट लेकर ईशा की तरफ लेकर उसकी टुकटुकी बांधे वो उसे देखने लगा। आंखें बंद करें अपनी और सो जाएं। अरीशा का हुक्म मिलते ही हाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद किए हुए उसने अपने दिल की कैफियत अरीशा पर आया करनी शुरू कर दी। डॉल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया ना, अब यूँ ज़बरदस्ती तुमसे शादी करके यार। अगर तुम मेरी जगह होती और तुम्हारी मोहब्बत किसी और की हो जाने वाली होती तो तुम क्या करती बताओ। तुम्हारा भी यही रद्द अमल होता, क्योंकि मोहब्बत में इंसान बहुत खुद गर्ज हो जाता है डॉल। तब मुझे यही सही लगा और मैंने वही कर दिया। कोई बात नहीं डॉल, शादी चाहे जिस तरीके से भी हुई हो हमारी, लेकिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत वैसी ही होगी जैसे सभी लोगों को होती है। दिल करता है यार बस हर वक्त तुम्हें ही देखता रहूँ, नज़रों के ज़रिए अपने दिल में कैद करके रख लूँ तुम्हें। बट ऐसा मुमकिन नहीं, जानता हूँ मैं। आज मुझे ऐसा लग रहा था डॉल जैसे दिमाग फट जाएगा मेरा, लेकिन तुम्हें अपने करीब पाकर मेरी सभी टेंशन ख़त्म हो गई। मगर मिनाल ने बहुत गलत फैसला किया, वो शख्स ना जाने क्या करेगा उसके साथ।
अरीशा को देखकर दिल में खुद से सोचते हुए हाथ की भी आंख लग गई है। तकरीबन 2 घंटे की नींद के लेने के बाद अरीशा की आंख खुली तो उसे हाथ सोता हुआ मिला, जबकि उसका मोबाइल वो सनहानी के करीब पड़ा साफ देख सकती थी। बाबा को कॉल करके बता देती हूँ, इतनी मुश्किल से तो मिला है मोबाइल, मुझे ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। मोबाइल को देखते हुए सोचते हुए आहिस्ता से मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर निकल गए। अपने हमीद साहब का नंबर डायल करके अरीशा ने उन्हें कॉल कर दी। हमीद साहब का मोबाइल क्योंकि अरमान के पास मौजूद था तो अरमान ने ही कॉल पिक कर ली। अगले ही पल अरीशा ने बगैर हमीद साहब की आवाज़ से नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया, बाबा मैं अरीशा बात कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे बचा ले बाबा, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। अरीशा तुम? अरमान अरीशा की आवाज़ सुनकर हैरान ही हो गया था। कौन सी मुश्किल, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अरमान तुम्हारे पास बाबा का मोबाइल क्या कर रहा है? बजाय अरमान को जवाब देने के अरीशा ने उल्टा उसी से सवाल कर लिया। वो मैं हमीद अंकल को हार्ट अटैक आया है तो हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ उन्हें। क्या? किस हॉस्पिटल? बाबा ठीक तो है ना? बोलो। अरमान की बात सुनते अरीशा ने भराई आवाज़ में उससे हॉस्पिटल का पूछा। सिटी हॉस्पिटल में है और अभी तक कुछ पता नहीं कि वो कैसे हैं। तुम रुको, मैं अभी आती हूँ वहाँ। मुझे अभी जाना होगा, मेरी वजह से ही बाबा को हार्ट अटैक आया है। अगर मेरे बाबा को कुछ भी हुआ तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। हाथ का तस्वर करते इर्द गिर्द देखते वो आहिस्ता से रास्ता तलाश करने लगी। रात के 3 बजे थे। खड़ी वो अरीशा रास्ते बिल आहिर फार्म हाउस से बाहर निकल ही आई थी वो, और सड़क पर तेज़ी से भागने लगी थी। रास्ते में उसे रिक्शा दिखाई दिया, उसमें बैठकर अरीशा हॉस्पिटल पहुंच गई और किराए के नाम पर उसने अपने हाथ में मौजूद गोल्ड की रिंग उतार कर रिक्शे वाले को दे दी। मेरे पापा कहाँ पर हैं? पागलों की तरह अरीशा हॉस्पिटल में मौजूद लोगों से पूछे जा रही थी। तब शोर सुनकर एक नर्स ने गुस्से से उसे महादेव के, मैडम ये हॉस्पिटल है, आवाज़ कम रखिए अपनी। कौन है आपके बाबा? नाम बताएं। वो मेरे बाबा हमीद अरफानी कहाँ पर हैं? नर्स की बात पर शर्मिंदा होते हुए अरीशा ने उसे नाम बता दिया। तब एक रजिस्टर जो कि उसके हाथ में मौजूद था उसको खोलकर वो नर्स देखने लगी। अच्छा, वो जिन्हें हार्ट अटैक आया था मैडम, रूम नंबर 410 में है वो। ओके ठीक है, थैंक यू। कमरा नंबर मालूम होते ही ऋषा भागकर वहाँ आ रही थी कि अचानक से जूता टूटने की वजह से वो गिरने लगी, लेकिन अरमान ने लपक कर उसे पकड़ लिया जो कहीं जा रहा था। ध्यान से, ऐसे क्यों भाग रही हो? मेरे पापा कैसे हैं? अभी बेहोश हैं, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अचानक से उन्हें कोई सदमा मत दीजिएगा वरना आपकी बार उनकी जान भी जा सकती है। अगर तुम बताओ कहाँ भाग गई थी निकाह वाले दिन? अगर मैं तुम्हें पसंद ही नहीं था तो क्यों इतनी जल्दी शादी करने का ड्रामा कर रही थी तुम? बोलो। हमीद साहब का बताकर अरमान अरीशा से सवाल करने लगा। वहीं वो उसे दूर होती हुई हैरानगी से उसे देखने लगी। अरमान इस वक्त ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। ओह रियली? तो कौन सा वक्त है ये सब बातें करने का? ऋषा जी, तुम्हारी वजह से ज़िंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। ओह अच्छा, ज़िंदगी बर्बाद कर दी मैंने? फिर परी से तुमने क्यों शादी कर ली? बोलो। बीवी तो मिल गई तुम्हें, तो कहाँ से हुई ज़िंदगी बर्बाद? मैं सब जानती हूँ अरमान, जान नहीं हूँ किसी भी बात से जैसे तुम जो बोलोगे इस बात पर यकीन कर लूँगी। अगर सब पता है तो ये भी जानती होगी कि तुमको ज़बरदस्ती उसे परीक्षा ने मुझसे शादी की है। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि घूंघट में तुम हो या फिर वो। अरमान का हकीकत बयान करना ऋषा को शॉक कर गया। क्या परी ने ऐसा किया? हाँ, जल्दी थी तुमसे वो हमेशा से, इसलिए तुम्हारी मोहब्बत यानी कि मुझे भी छीन लिया उसने तुमसे, लेकिन तुमने ही ये जगह छोड़ी थी, तभी वो ये जगह ले सकी। बोलो ऋषा, तुम क्यों तब भागी थी? क्यों ऐसा किया तुमने? बोलो। मैं भागी नहीं थी, बल्कि मुझे किडनैप करके मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की गई है। इसलिए मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाना बंद करो तुम, क्योंकि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो अरमान। किसी और के मुतालिक सोचना भी एक गुनाह लगता है मुझे। किसने किडनैप किया तुम्हें और कब? तब जब मैं कमरे में तैयार होकर बैठी थी, मुझे किडनैप करके वो ले गया और ज़बरदस्ती शादी कर ली। कौन है वो? ऋषा, तुम मुझे बताओ उसके बारे में। जेल में पूरी उम्र पल पल मरेगा वो। पुलिस भी डरती है उससे, तुम्हें मालूम भी है। नाम क्या है उसका? क्या नाम है? हाद अली। इतना बड़ा गुंडा यार, हाद अली ने तुम्हें कहाँ देख लिया? तो क्या तुम ही मिली थी उसे? तुम्हें पता है कितना घटिया इंसान है वो? ऐसा कोई जुर्म नहीं है जो उसने ना किया हो। तुम भी खतरे में हो। ऐसे शख्स किसी के भी सगे नहीं होते। बस अब तुम वापस नहीं जाओगे, फिर देखते हैं कि वो क्या कर लेता है। परी कहाँ पर है? मुझे उससे कुछ सवाल करने हैं। अरमान की बात पर अरीशा ने बात पलटनी चाही। वो जानती थी कि अरमान चाह कर भी हाथ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परीक्षा वह तुम्हारे सवालों के अब जवाब नहीं दे पाएगी। परीक्षा का सुनकर अरमान ने चेहरे का रुख मोड़े अरीशा से कहा, क्यों, क्या हुआ उससे? यादाश्त जा चुकी है उसकी, किसी को भी पहचान नहीं पा रही वो, तो तुम्हारे सवालों के जवाब कहाँ से देगी?
पर अरमान कैसे इतना कुछ हो गया और मुझे किसी बात कही भी नहीं। तुम ख्याल रखना प्लीज़ परीक्षा, क्योंकि अब तो वो तुम्हारी बीवी है ना। बात करते करते आखिर में ऋषा की आवाज़ दब सी गई थी। वो अरमान के साथ परीक्षा का नाम जोड़कर उसे बहुत दुख हो रहा था। लेकिन ऋषा, मेरी मोहब्बत तो सिर्फ तुम हो, ऐसे तो हम में से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। तुम फिक्र नहीं करो। उस हाथ अली के साथ क्या करना है मैं सोचता हूँ। परीक्षा की तो वैसे भी यादाश्त जा चुकी है। मैं उसे तलाक दे दूंगा, तुम हाथ को तलाक दे देना और फिर से हम दोनों एक हो जाएंगे। नहीं अरमान, मैं अपनी बहन के साथ ऐसे नहीं कर सकती। तुम क्यों सोच रही हो उसके बारे में? जब उसने नहीं सोचा तुम्हारे बारे में तो तुम क्यों ऋषा? तुम शायद मेरे बगैर ज़िंदगी गुजार लो, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। अरमान की बातें सुनकर आरिशा भी जज्बाती हो गई और लपक कर अरमान के गले लग गई। अरमान, तुम्हारे बगैर मैं भी जिंदा नहीं रह सकती। आरिशा अभी अपनी मोहब्बत की शिद्दत बयान कर रही थी कि तभी वहाँ हाथ आ गया था। आरिशा को अरमान के गले लगे देख गुस्से से वो आग बगला होने लगा। अचानक गलती से हाथ के साथ एक कम पाउडर टकरा गया, जिस पर हाथ उसे कम पाउडर को मारकर अपना गुस्सा उस पर उतारने लगा। वहीं शोर की आवाज़ सुनकर जब आरिशा ने वहाँ देखा तो हाथ को मौजूद पाके वो बहुत डर गई और फौरन अरमान से दूर होकर खड़ी हो गई। हाथ, आप यहाँ कैसे? वो तो मैं अपने ढॉल, मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं ना, बस तुम्हें लेने आया हूँ मैं। चलो काफ़ी देर हो चुकी है तुम्हें, पर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? डॉल, तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हारा शौहर हाद अली है, जिसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। अब चलो। अर्शा के करीब आकर होनहार नज़रों से उसे अरमान को देखते वो हाथ पकड़कर अर्शा को हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगे। अपनी गाड़ी के करीब पहुंचकर हाथ ने उसके हाथ को छोड़ा था। हाथ, मेरी बात तो सुने, जैसा आप सोच रहे हैं वैसे कुछ नहीं है। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। मेरे पापा बहुत बुरी हालत में हैं, उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती मैं। रियली? तुम्हारे पापा की अगर इतनी तबीयत खराब है तो उस अरमान के गले लगकर क्या कर रही थी तुम? बाबा ने बाबा ने ठीक हो जाना था। बोलो, उसके गले लगकर? वो मैं अर्शा चाहकर भी हाथ को अब की दफ़ा कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। जो शट अप, अब अभी के अभी गाड़ी में बैठो तुम, वरना मैं तुम्हारे बाबा का किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। फिर तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होगा यहाँ पर रहने का, राइट? अर्शा हाथ की बात सुनकर फ़ौरन गाड़ी में बैठ गई। तब खुद भी गाड़ी में बैठकर बना कुछ बोले हाथ तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाने लगा। घर पहुंचते ही हाथ ऋषा का हाथ पकड़कर घर में जाने लगा और अपने कमरे में पहुंचकर उसका हाथ छोड़कर सोफे पर ऋषा को बैठने का इशारा किया। और ऋषा भी वहाँ खामोशी से बैठ गई। तुम सब लोग एक जैसे ही हो ना, धोखेबाज, खुदगर्ज, मक्कार। मेरा छूना तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस अरमान के साथ तो ऐसे चिपकी हुई थी जैसे फेविक्विक से जोड़ दिया हो किसी ने। हाथ, वो मैं दुखी थी इस वजह से। जस्ट शट अप। जब इंसान दुखी होता है उसका मतलब यह हरगिज़ नहीं कि किसी के साथ भी चिपक जाओ। और जब मैंने तुमसे कहा था कि घर से बाहर नहीं तुम निकलोगी, फिर क्यों गई बाहर? आयशा का घूरते हुए मुसलसल उसे बास बर्स कर रहा था। वहीं अरीशा से खौफ के मारे बोला भी नहीं जा रहा था। हाँ, वो मेरे बाबा को हार्ट अटैक आ गया था तो कैसे मैं यहाँ रुकती? मेरे बाबा के सिवा और कोई भी नहीं है मेरा। वहीं मेरे माँ बाप हर रिश्ता है वो। ओह अच्छा, तो मुझे बता देती तो मैं तुम्हें खुद ले जाता वहाँ उनके पास। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सीधी तरह कहो ना, उस अरमान से मिलने जाना था। नहीं हाथ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताएं ना कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ कहाँ गई हूँ? अरीशा ने अब की बात अब की बार बात को बदला दिया। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जैसे भी पता चला हो मुझे। नहीं देखें, ऐसे मुझे नींद नहीं आएगी। कहीं ना कहीं आपको कैसे पता चला? कैसे मालूम हो जाता है कि कब कौन और कहाँ पर मौजूद होता है? मेरे मोबाइल से कॉल करोगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? कॉल रिकॉर्ड हुई थी तुम्हारी, वहीं से सारी बातें सुन ली थी मैंने। ओह शिट, कितनी बड़ी पागल हूँ मैं। बात को बदलो मत। एक मिनाल की वजह से मेरा दिमाग ख़राब था और अब तुम्हारी वजह से मुझे खराब हो गया। तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ इस वजह से तुम्हें कभी छुआ नहीं मैंने, और तुम मेरी इस शरावत का यूँ फ़ायदा उठा रही हो। अरीशा, आई एम सॉरी, लेकिन दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। अरीशा खुद को कंपोज करती हुई उससे माफ़ी मांग रही थी। खैर, जो काम मैं अरीशा के साथ नहीं कर सकता वो अब हाथ करेगा पक्का। अब तो अरीशा का चेहरा मार कर सुझा दिया होगा उसने। यार अरीशा, कितनी बड़ी पागल हो तुम। अरीशा का तस्वर करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा। हाथ के जाते ही मनाल तेजी से एक कमरे में घुस के और रोना शुरू कर दिया। भाई, पर मैंने हाथ उठा दिया। आखिर कैसे? मैं कितनी बुरी हूँ? लेकिन वो भी कौन सा बहुत अच्छे हैं, कितने बुरे काम किए हैं उन्होंने। उनके साथ तो यही होना चाहिए। पहले तो कुछ शर्मिंदगी से ही रो रही थी, मगर फिर कयान के हाथ के बारे में की गई बुराइयों को याद करते हाथ को ही बुरा बुरा कहने लगी। क्यान, आप आ गए, कब से इंतज़ार कर रही थी मैं आपका। आई लव यू क्यान, आप मेरी ज़िंदगी में आपके सिवा और कोई भी नहीं है। वो भागती हुई क्यान के गले लग गई। मिनाल के सहारे मोहब्बत करने पर क्यान ने एक झटके से मिनाल को खुद से दूर कर दिया। तुम्हारे पास मेरे सिवा और कोई भी रिश्ता नहीं है ना? अच्छा, अब मुझे खुश कर, बहुत हो गई तेरी अब बातें। क्यान, ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप?
क्या बीवी है तो मेरी, अब तो खुश होकर मुझे जल्दी अपने ये कपड़े उतार, मेरा मूड ना खराब कर, समझी। मिनाल के दुपट्टे को खींचते वो बेजारी से बोली, क्या ना आप होश में भी हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे बकवास बोलेगी तू? इतनी औकात तेरी? अगले ही पल कियान ने मिनाल के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिस पर मिनाल मुंह के बल बेड पर गिर गई। और फिर कियान ने उस पर झुकते हुए सब हदों को पार करके मिनाल के साथ बहुत गलत कर दिया, जिसका शायद तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। हाथ, वो आपके लिए कुछ बना दूँ खाने को? क्या खाएंगी आप? हाथ के कमरे से बाहर निकलकर अरीशा अरमान का सोचते हुए परेशान होती खुद भी कमरे से निकलकर हाथ के पास चली आई और उसके करीब सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए से बोली, ओह हेलो, ये तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनकर नहीं दिखा रही हो? क्या लगता है तुम्हें ऐसे मेरा गुस्सा कम नहीं हो जाएगा? समझी? किस बात का गुस्सा? वही जो गले का हार बनी हुई थी तुम उस अरमान के लिए। लो भाई, इस बात का गुस्सा अब आपको? ओह अच्छा, तो आप बता दें कैसे गुस्सा ख़त्म होगा अब आपका? उस अरमान को जान से मार कर। नहीं, हाँ मेरा मतलब इस बात का हल मेरे पास मौजूद है, मैं आपको भी गले लगा लेती हूँ ना, बस फिर बात खत्म। अनीशा ने हाथ के मुंह से अदा होने वाले अल्फाज सुनकर उसकी बात काटते जल्दी से जो दिमाग में आया बोल दिया, क्या हुआ? मैं सीरियस हूँ, आपको गले लगा लेने से आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा ना, तो ठीक है। अगले ही पल बोलने के साथ अरीशा ने फ़ौरन हाथ को अपने गले लगा लिया। वहीं अरीशा के गले लगते ही हाथ बिल्कुल शॉक्ड हो गया और फिर खुद भी अपने बाजू का घेरा तंग करते उसने मजबूती से अरीशा को अपने गले लगा लिया, जैसे वो ये चाहता हो कि अरीशा यूं ही पूरी उम्र उसके गले लगी रही, जबकि अरीशा उसका लम्स पाकर अजीबोगरीब से शक्लें बना रही थी। अरमान, तुम्हारे लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा, जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया था मैंने। दिल ही दिल में अरमान का तसव्वुर करती वो एक ठंडी सांस भरने के बाद हाथ से दूर होने लगी, लेकिन हाथ अपनी आंखें बंद किए अरीशा को मजबूती से अपने सीने से लगाए हुए था। अब तो अरीशा की सांस में उखड़ने लगी थी उसकी मजबूत गिरफ्त में। बस अब हो गया ना, अब तो छोड़ दे मुझे। क्या करूँ यार, तुम में कोई तो ऐसा जादू ज़रूर है जो मुझे तुमसे दूर होने नहीं देता। यार छोड़े, अब मुझे सांस नहीं आ रही। हाथ के इनकार पर ज़बरदस्ती अरीशा ने उसे खुद से दूर धकेलते बमुश्किल उसे खुद से दूर किया और गहरी सांस लेने लगी। वहीं हाथ भी उसकी हालत को समझता अपनी पकड़ ढीली कर चुका था। अब हिसाब हो गया ना बराबर। अब तो आप गुस्सा नहीं करेंगे ना इस बात पर? बिल्कुल भूल ही जाएंगे आप इस बात को। कुछ देर तक खुद को कंपोज करने के बाद अरीशा ने हाथ से कहा तो वो अपना एक आईब्रो उठाए नजरों का रुख मोड़ गई। हाँ ठीक है, कोशिश करूँगा, लेकिन आइंदा ये अरमान का ये मुझे तुम्हारे करीब भी दिखाई दिया ना डॉल, वरना तब तुम्हारा ये गले लगना भी मुझे उससे दूसरी दुनिया भेज देने से रोक नहीं पाएगा। हाँ हाँ, मैं क्यों मिलूँगी उससे, उसकी तो शादी भी हो चुकी है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे नींद आ रही है ज़्यादा। अर्षा मैं अर्षा मैं कोई बच्चा तो हूँ नहीं जो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम क्या इतनी ही मोहब्बत करती हो उस अरमान से जो उसे मैं कुछ ना कर दूँ उस खौफ से तुम मेरे साथ ये अच्छे बनने का ड्रामा करने लग गई हो। लेकिन माय डॉल, मैं भी तुम्हारा ही शोहर हूँ। तुम्हारी इस बात का फ़ायदा उठाकर मैं अपने लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करके ही रहूँगा। सो माय डॉल, जस्ट वेट एंड वॉच। अरीशा का तस्वर करते हुए ज़ेरे लब होंठ से बड़बड़ा कर हाथ अरीशा के पीछे कमरे में चला गया और बाथरूम से कपड़े बदल कर वापस जब वो कमरे में आया तो अरीशा बेड पर सोई हुई दिखाई दी। नींद में अरीशा ने अचानक से करवट ली और हाथ के सीने पर अपना हाथ रख दिया। तब हाथ भी गहरी मुस्कुराहट के साथ अरीशा की तरफ करवट लेकर लेट गया और उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लगा। न जाने वो कब तक यूं ही उसे देखता रहा, अगर जो वो नींद में बोलने ना लग जाती। टैगी, मेरे टैगी इतने दूर क्यों हो? इधर आओ ना मेरे पास। अर्षा की बड़बड़ाहट सुनकर हाथ सोचने लग गया कि आखिर अब ये टैगी कौन है, शायद कोई खिलौना होगा। खुद की तसल्ली करवाकर हाथ उसकी बात पर अमल करते हुए मजीद अरीशा के करीब आ गया। मेरा टैगी, इतना कहकर अरीशा ने हाथ के गाल पर अपने हाथ रखे। वहीं हल्का सा हाथ के गाल से अपने नींबू को दूर करने के बाद वो फिर से बोलना शुरू हो गई। टैगी, तुम्हारे मुंह पर इतने बाल कैसे आ गए? मैं तो रोज़ तुम्हारी वैक्स करती हूँ ना। हाथ की हल्की शेप महसूस करते ऋषा ने बोलने के बाद झट से अपनी आंखें खोली तो उसे हाथ बेहाथ अपने करीब नजर आया जो आंखें बंद किए उसके लब्बों को अपना निशाना बनाए हुए था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मत भूलें आपके आराम का वो सोफ़ा है तो वहाँ जाकर सोएं। कमरे के कोने में मौजूद सोफ़े की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा। नो, मेरे आराम का तो वही होगी जहाँ पर मेरी बीवी मौजूद होगी, तो इसलिए आपसे मैं यहीं पर सोऊंगा। फिर तुम राज़ी हो या नाराज़? ठीक है, आप यहीं पर ही रहें, मैं चली जाती हूँ यहाँ से।
ऐसे कैसे चली जाओगी तुम यार? तुम मुझे अपना टैगी ही समझ लो, जैसे उसे अपने साथ लगाकर सोती थी वैसे अब मुझे भी अपने साथ चिपका कर सो जाया करो। मेरे टैगी की कोई भी जगह नहीं ले सकते संजय, आप वही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। और रियली फिर तो मुझे उसका भी काम तमाम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो किसी खिलौने को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मेरी डॉल के करीब बैठ के। आपसे मैं ही तुम्हारा टैगी हूँ डॉल, और मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। चलो आप सो जाओ, तुम्हें तो काफ़ी नींद आई हुई है राइट? नहीं सोना मैंने, नींद उड़ गई है मेरी, सो जाइए आप ही यहाँ पर। मुझे भी तो अब तुम्हारी वहाँ में ही नींद आएगी ही, तुम चलो सो। लेकिन मेरे पास अब लेट जाओ ताकि मैं सो सकूँ। लेटो भी यार, अपना हाथ तो पकड़ा दो। वो क्या है ना, जैसे तुम्हें टैगी के बगैर नींद नहीं आती वैसे ही वैसे मुझे तुम्हारा हाथ पकड़े बगैर नींद नहीं आती। आलिशा का हाथ अपने हाथ में पकड़कर सीने पर रखने के बाद हाथ ने सुकून से आंखें बंद कर ली। क्या है, हद हो गई है। वैसे आपकी और मेरी शादी को अभी 3 दिन नहीं हुए और क्या बात कर रही हैं आपके? मेरा हाथ पकड़े बगैर आपको नींद नहीं आती? हाँ तो पहले मैं अपना ही हाथ पकड़ कर सोता था, ये सोच करके जैसे मैंने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा हुआ है। पागल हैं आप सच में। हाँ वो तो हूँ तुम्हारे इश्क में। आप सो भी जाएं आप। अच्छा यार सोता हूँ। हाथ ने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन 2 मिनट बाद फिर से आंखें खोल ली। डोल मुझे नींद नहीं आ रही, तो अब मैं क्या करूँ? लोरी सुनाऊँ? फिर सोएंगे आप? नहीं यार लोरी तो नहीं, मगर हाँ वो जैसे बच्चों को हम एक किस देते हैं तो फ़ौरन सो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक बड़ा बच्चा हूँ तो मुझे तुम बड़ी वाली किस दे दो ना, तब पक्का मैं फ़ौरन सो जाऊँगा। हैरियत तो है, आपको मालूम भी है। क्या कह रहे हैं आप? हाथ की इस नई फरमाइश पर ईशा सदमे से चीख पड़ी। हाँ जानता हूँ अपनी बीवी से किस मांग रहा हूँ मैं, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा रिश्ता इस किस्म का नहीं है, इसलिए दोबारा मुझसे इस किस्म की बात मत करिएगा। ईशा किस बात पर हाथ संजीदगी से देखने लगा, वहीं उसकी नज़रों की तैश अपने चेहरे पर महसूस करती ऋषा दिल में सोचना शुरू हो गई है, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, अब क्या करने वाला। अभी ऋषा ठीक तरह सोच भी ना पाई थी कि अचानक बेड पर लेटा खुद उसके चेहरे पर झुकते हाथ ने उसके लबों को कैच कर लिया, और कुछ सेकंड्स बाद वो उससे दूर होकर यूं ही उसके चेहरे के करीब तर हो गया हुआ। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा डॉल, बता रहा हूँ। ये क्या बदतमीजी है बेगम? इसे बदतमीजी नहीं बल्कि रोमांस करना कहते हैं। मैं बोल रही हूँ दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत कभी मत करना, वरना। अभी अरीशा बोल रही थी कि दोबारा से हाथ उसके लब पर झुक गया और फिर से अपनी तशनगी मिटाने के बाद उससे अलग होकर शौक नज़र से उसे देखने लगा। ये किस इसलिए थी डॉल, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि वरना तुम क्या करोगी, अब बताओ मुझे।